हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। केवीएस की क्लासेस हमारी चल रही हैं, जिनकी 4th यूनिट तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो 5th वाली यूनिट है वो हमको स्टार्ट करनी है। तो ये जो आपकी 5th यूनिट है वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, मतलब कि 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे ये 5th वाली यूनिट भी। और जब तक ये 5th वाली यूनिट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तब तक सीटेट की पहली चीज प्रीवियस ईयर करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज आपका एक सीडीपी का बैच स्टार्ट होगा, जो कि सीटेट 2025 जो भी सितंबर में या अक्टूबर नवंबर जब भी होगा उसके लिए रहेगा। और इसमें हम स्पेशली सीडीपी ही पढ़ेंगे, मतलब कि जो फर्स्ट सेक्शन आता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, वो वाला सेक्शन पढ़ेंगे जो कि 30 मार्क्स का होता है। तो पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं सीटेट के 5 के 5 जो पेपर होते हैं, 5 के 5 जो आपके ये ईवीएस, मैथ्स और ये हिंदी इंग्लिश, ये सब कुछ जो है ये पांचों पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा आपका रहेगा उसमें सीडीपी की बैच चलेगी, जिसमें कि जो पेडागोजी या फिर सीडीपी वाला पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक बाइज टॉपिक पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो जब तक आपका सीटेट का नेक्स्ट वाला होगा तब तक ये जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो सीडीपी पेडागोजी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज आपके करवाए गए हैं, तो उसी में ये आगे की सीरीज है जो 2024 का पेपर है, ये वो है सीडीपी का। तो स्टार्ट करते हैं सीडीपी पेडागोजी पेपर 1 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। जो स्कैफोल्डिंग का टर्म है वो किसने दिया है? ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की कौन थे? ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे मतलब कि एक सामाजिक संरचनावादी थे, जिनका मानना था कि बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है, वो किस तरीके से होता है? सोशल इंटरेक्शन से होता है, या तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है और या तो लैंग्वेज। एक और यहाँ पे आप सोशल इंटरेक्शन के अलावा कोलैबोरेशन भी एक टर्म याद रखिए। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने इसके फोल्डिंग का टर्म दिया था। इनके हिसाब से जो बच्चे सीखते हैं, मतलब कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है, या तो सामाजिक अंतःक्रिया करके, मतलब कि सिर्फ स्कूल के टीचर्स से ही या फिर बुक से ही जो कुछ वो सीखते हैं सिर्फ उतना ही नहीं रहता है, उनके जो माइंड का डेवलपमेंट है या फिर जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो जितने लोगों के आसपास रहते हैं, जो उनके वातावरण में जो जो लोग प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे स्कूल हो, वो अपने वातावरण से अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं एक्टिव होकर के। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो होता तो अपने आप से है, वो खुद ही एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, लेकिन सोशल इंटरेक्शन के द्वारा करते हैं, किसी ना किसी के संपर्क में आते हैं, उनके द्वारा बोली हुई जो बातें हैं, उनके द्वारा कही हुई जो चीजें हैं, उनके आधार पर वो अपनी नॉलेज या फिर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और इन्होंने कहा था कि बच्चे कोलैबोरेशन से भी सीखते हैं, मतलब कि एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं। और इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो भाषा है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। और लेव वाइगोत्स्की ने ही बोला था कि एक टर्म दिया था इसके फोल्डिंग, जिसको हिंदी में पाढ़ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे को अगर कोई चीज सिखानी है तो सिखाने के लिए उनको अगर हिंट्स या क्लूज वगैरह दिए जाते हैं तो उसके आधार पर बच्चे अपने आप बाकी की बाकी सारी चीजें जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब था, अगर बच्चे को कोई चीज सिखानी है, उनका संज्ञानात्मक विकास करना है, तो कोई चीज उनको एज इट इज बस केवल आंसर डायरेक्ट ना बता दो, उनको एक एक्टिविटी दो या फिर कोई भी चीज अगर वो कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिंट्स या क्लूज वगैरह दो, जिससे कि वो अपने आप से ही ज्ञान का निर्माण करें, अपने आप से ही उस चीज की उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। तो ये कहना था लेव वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग मैंने बताया आपको कि इनका नॉर्मली कहने का मतलब था कि हिंट्स या क्लूज के थ्रू या फिर थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उनको इस तरीके से बताइए कि अपने आप बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाए। तो इसके फोल्डिंग का मतलब यही हुआ। तो फिर
बच्चे इसके फोल्डिंग में क्या करेंगे, या तो बोल करके सोचेंगे। अब बोलने में क्या हुआ, भाषा का यूज करेंगे, तो भाषा के द्वारा वो अपनी या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं, ये भी एक तरीके का क्या हुआ, उनके लिए क्लू का काम कर रहा है, या फिर एक तरीके का उनके लिए हिंट का काम कर रहा है। क्योंकि जब बोल करके सोचेंगे तो अपने आप से ही वो सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, खुद को दिशा दिखाते हैं उस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो जब बोल करके सोचेंगे तो ये भी उनकी इसकी फोल्डिंग कर रहा है। अगर उनको संकेत या इशारे देकर के कोई चीज सिखाई जाएगी तब भी वो उनकी हेल्प कर रहा है, मतलब कि एक तरीके से हिंट का काम कर रहा है, फिर क्यू का काम कर रहा है। अगर उनसे उस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जिससे कि वो खुद से ही उसके सोल्यूशन तक पहुंच जाएं, तो ये भी एक तरीके की इसकी फोल्डिंग हुई। या फिर किसी भी चीज का अगर आधा एग्जाम्पल, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल दिया जाए तो ये भी उनके लिए क्या करेगा, इसके फोल्डिंग का काम करेगा। जो रोट रिहर्सल है, रटकर दोहराव है, ये आपका यहाँ पर नहीं रहेगा। इन्होंने कहा था कि बच्चे रट करके नहीं सीखते, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, चीजों को याद रखने का तरीका होता है, वो हर चीज खुद से ही निर्माण करते हैं, खुद से ही एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू या फिर खुद से इसके फोल्डिंग के थ्रू सीखते हैं, ना कि उनको अगर रटा करके कोई चीज बताई जाए तब वो सीखते हैं। तो ये आपका जो फिफ्थ वाला है, ए वाला पॉइंट है रोट रिहर्सल, वो गलत हो जाएगा। बाकी ये ए बी सी डी ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, मतलब कि जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जो विकास का क्रम है उसमें चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज, मतलब कि विकास का जो क्रम है उसमें बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल जो होता है उनको विकसित कर लेते हैं। तो ये किस चीज को दिखाता है, डेवलपमेंट की कौन सी चीज को है जिसको इंडिकेट करता है। तो ये तो हमको पता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो एक प्रिंसिपल है आपका कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्शनल होता है, जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्शनल होता है या फिर दिशीय होता है, किसी प्रॉपर दिशा में वो बढ़ता है, जिसमें कि आपका दो आता है, एक आता है सिफेलोकॉर्डल और दूसरा आता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो जो सिफेलोकॉर्डल होता है वो एक तरीके का डेवलपमेंट है, बच्चे का विकास जब सर से पैर की तरफ होता है तो इस तरीके के डेवलपमेंट को सिफेलोकॉर्डल कहा जाता है, मतलब कि डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। दूसरी चीज एक और होता है इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीप दूराभिमुख विकास, जो कि होता है आपका सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। अब यहां पर आपका रीढ़ की हड्डियां वगैरह आएंगी, इधर आप जाएंगे तो आपके ये हाथ आएंगे, यहां पे और आगे जाएंगे तो आपकी फिंगर्स आएंगी। तो जो लॉन्ग या फिर लार्ज मसल्स होती हैं, जब लार्ज मसल्स का ग्रोथ होता है या फिर लार्ज मसल्स जब विकसित होती हैं तो वो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाती हैं, मतलब कि लार्ज मसल्स के ग्रो होने से, लार्ज मसल्स के डेवलप होने से बच्चे चलना सीखते हैं या फिर क्रॉल करना सीखते हैं। ये सारी चीजें वॉकिंग, क्रॉलिंग, ये सब लार्ज मसल्स की डेवलपमेंट की वजह से होती है। लेकिन जो आपका लिखना है, आर्ट बनाना है, ड्राइंग बनाना है या फिर पेंसिल शार्प करनी है, तो ये सारी क्या है, फाइन मोटर स्किल्स हैं। ये जब सूक्ष्म जो मसल्स होती हैं जब वो विकसित होती हैं तब जाकर के बच्चे लिखना और ये सारी चीजें सीखते हैं। तो ये डेवलपमेंट का आपका एक प्रिंसिपल है कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्शनल होता है। एक होता है आपका सिफेलोकॉर्डल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सिफेलोकॉर्डल में डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है आपका डेवलपमेंट है वो किस तरीके का होता है, इसमें पहले आपकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो डेवलप होती हैं और उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। मतलब कि पहले वो चीजें डेवलप होती हैं जिनसे आप बैठना सीखें, उसके बाद वो मसल्स डेवलप होती हैं जिनसे आप धीरे धीरे लिखना, पकड़ना और ये सारी चीजें सीखें। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें की है कि बच्चों की पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, उसके बाद जाकर के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि टोटल आपके 4 एस्पेक्ट माने जाते हैं जो डेवलपमेंट के हैं। आप एस्पेक्ट कह लो, डोमेन कह लो या फिर क्षेत्र कह लो। तो टोटल 4, वैसे तो सब डोमेन्स में बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन मेनली हम 4 को मान करके चलेंगे, क्योंकि जो आपका सीटेट है उसमें कई बार क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन्होंने मेनली 4 को ही मान करके किया हुआ है।
सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और आपका मोटर डेवलपमेंट। तो ये 4 चीजें अपनी तरफ से। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल, सोशल, मोरल और फिजिकल, मतलब कि संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास, ये 4 तरीके के डोमेन्स हैं जो डेवलपमेंट के माने गए हैं। अब आपका ये जो इमोशनल है या फिर मोरल डेवलपमेंट है, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी आ सकता है। आप इस तरीके से अगर डोमेन्स वगैरह पढ़ करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से नॉर्मली आप समझिए, जितने भी तरीके के विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, हर एक क्षेत्र जो है वो विकास का माना जाएगा। तो आप इसी तरीके से मान करके चलिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो विकास का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो कि रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है? मोरल डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट में क्या बात होती है कि बच्चों का जब इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, इस चीज की समझ बनती है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो आता है मोरल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जब बच्चे की जो फिजिकल चीजें हैं उनकी ग्रोथ होती है, जो शरीर से रिलेटेड चीजें हैं, जब उनका विकास होता है तो होता है मोटर डेवलपमेंट। उसमें आपकी मसल्स का डेवलपमेंट आता है, जैसे कि आपको भी लास्ट में बताया, जो ग्रॉस मोटर स्किल है, इसके अलावा जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं, तो ये सब मोटर डेवलपमेंट, जब मसल्स का डेवलपमेंट होता है तो वो मोटर डेवलपमेंट में आएगा। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में क्या चीज आती है कि बच्चे दूसरों से बात करना, दूसरों से सोशल चीजें, जो समाज से रिलेटेड चीजें होती हैं, फ्रेंड्स बनाना या फिर पेरेंट्स से बात करना या फिर टीचर्स से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, कि रिस्पेक्ट वगैरह, तो ये सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट में आएगी। तो ये भी आपका नहीं आ रहा है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपका जुड़ा होता है ब्रेन से, माइंड से। तो ब्रेन और माइंड से रिलेटेड जो की सारी एक्टिविटीज होती हैं वो सब की सब आपकी आएंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब रीजनिंग, जो तर्क करने की चीज है, वो ब्रेन से पॉसिबल है, माइंड से कर सकते हैं, इस वजह से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। जो सोचना है वो भी हम ब्रेन से ही पॉसिबल है, ब्रेन से ही कर सकते हैं। जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनकी वजह से हम थॉट प्रोसेस हमारी चलती है, तो थिंकिंग भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर किसी का दिमाग सही है या फिर किसी का ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये भी माइंड से या फिर ब्रेन से जुड़ी हुई चीज हुई, तो इस वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट है आपका सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट्स दैट, मतलब कि जो सीखने का सामाजिक संरचनावादी विचार है वो किस चीज की वकालत करता है? आपको बताया, पहली चीज कोलैबोरेशन, सहयोग की बात करता है। दूसरा आपका सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करता है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करता है। और लैंग्वेज को वो टूल मानता है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज के आधार पर जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो एक तरीके का टूल है जिसकी मदद से बच्चे अपना ज्यादा से ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सारा जो है वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज में, दृष्टिकोण में आएंगे। अब इनके हिसाब से जो सीखना है वो क्या होता है? इफेक्टिव लर्निंग जो है वो लेक्चरिंग और एक्सप्लेनिंग से एक्टिवेट होती है, मतलब कि व्याख्या देने से और समझाने से, एक्सप्लेन करने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है? बिल्कुल नहीं। आपके जिस भी ऑप्शन में लेक्चर और एक्सप्लेन वगैरह जैसी चीजें आती हैं तो आपका ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाता है। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल। यहां पर भी रटने की चीजें हो गई, दोहराव की बात हो गई। तो जहां पर रोट लर्निंग, रिकॉल, रिहर्सल, प्रत्याहार, दोहराव, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, वो भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। लर्नर्स रिसीव्स नॉलेज, जहां पे भी, यहां पर हम ये बात कर रहे हैं, हो सकता है जब ये आपका बिहेवियरिस्ट की बात हो, व्यवहारवाद की बात हो, वहां पे ये दोनों चीजें सही हो जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं सही। जहां पर कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है वहां पे लर्निंग को लेक्चर या फिर एक्सप्लेनेशन या फिर रिकॉल, रोट, रिहर्सल, इन सब चीजों से नहीं माना जाएगा, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लर्नर्स रिसीव्स नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर्स, ये भी क्या है? एक तरीके से व्यवहारवादी है। वैसे ये ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाने का कि बच्चे पैसिव होकर के बैठे हैं और टीचर एक्टिवली क्लास में आकर के लेक्चर सुना करके चले जा रहे हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब जो मॉडर्न तरीका है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, वो।
वैसे संरचनावादी है, अगर आप नॉर्मली वर्ड से समझे तो बच्चे अगर ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, एक्टिविटीज के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, तो वो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज में आएगा। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, अगर कहीं पर इस चीज की बात हो रही कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण में माना जाएगा। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है कि लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भागीदार होकर के खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये आएगा आपका राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि अधिगम के बारे में सही नहीं है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय, यहां पे ध्यान रखिएगा नॉट करेक्ट कहा गया है कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, मतलब कि जो अधिगम है वो सामाजिक क्रिया के द्वारा संसाधित होता है। फैसिलिटेट मतलब जो सोशल एक्शंस हैं उनके थ्रू सुविधा होती है सीखने में, तो ये बिल्कुल सही है। ऐसा तो होता है, टीचर या फिर हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे बात करके हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलता है। या फिर आप कहीं पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, सोशली एक्टिव हो, तो वहां से जो लर्निंग है वो पॉसिबल होती है, तो ये तो आपका सही है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रैदर देन अ प्रोसेस, इनको हम डाउट में रखते हैं। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, जो सीखना है, अधिगम है, वो लर्नर के जो प्रीवियस नॉलेज है या फिर उनका जो पूर्व ज्ञान है उन पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि बच्चे जो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे करते हैं। जो उनका पहले का ज्ञान होता है, पहले की नॉलेज होती है, उसको रिसेंट सराउंडिंग के हिसाब से वो कोरिलेट करते हैं और कोरिलेट करने के बाद वो चीजों को सीखते हैं, तो ये भी आपका सही है। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, ये आपका वही अभी जो मैंने बताया प्रीवियस नॉलेज, जो उनके प्रायर कॉन्सेप्ट से हैं, चीजों को लेकर के, जो उनका स्कीमा बना हुआ है पहले की चीजों को लेकर के, अगर कहीं पे उनको लगता है नहीं ये चीज ऐसी नहीं, ये चीज तो ऐसी थी, तो वो अपनी पहले के कॉन्सेप्ट्स में जब रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो रीऑर्गेनाइजेशन करके सीखना भी सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। मतलब कि जो अधिगम का तात्पर्य है वो पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। मतलब कि जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो गलत हो जाएगा, कि गलत हो जाएगा मतलब कि इस तरीके से लर्निंग पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से लर्निंग नहीं होती है। नॉट पूछा था आपके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन 2 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मतलब कि जो लर्निंग है वो केवल प्रोडक्ट नहीं होती है। सीखना मतलब ये नहीं है कि आपके मार्कशीट में आपको A1 ग्रेड मिल गया या फिर आपके 90% आ गए। लर्निंग का मतलब होता है वो एक प्रक्रिया है, आप सीखते सीखते बहुत कुछ सीखते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान आपका बहुत सारा ज्ञान का निर्माण होता है। तो लर्निंग कोई प्रोडक्ट नहीं है कि निकल करके आ गया, ये इतने परसेंट, ये इतने मार्क्स हैं, तो हमने कह दिया कि सीख लिया। लर्निंग क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन था वो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। After getting out in the game due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? मतलब कि आरू है, वो रस्सी से खेल रही थी, जो रस्सी से गेम्स खेले जाते हैं, खेल रही थी। जैसे ही उसने जंप किया, उसका पैर रस्सी में छू गया और वो आउट हो गई, गेम से बाहर हो गई। तो उसके बाद वो क्या क्लेम करती है कि रस्सी ने जानबूझकर मुझे आउट कर दिया। तो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग इस टाइप की जो रीजनिंग है, इस टाइप की जो तर्क करने का तरीका है, वो जीन पियाजे की थ्योरी के किस स्टेज में आएगा। आपको पता है कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें 4 स्टेजेस बताई गई हैं। पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें है कि इनकी जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें इन्होंने बताया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चों में एक क्वालिटी होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग की। एनिमिस्टिक थिंकिंग की मतलब कि उनको लगता है कि जो भी चीजें हैं उन सब में जीव रहते हैं, मतलब वो हर चीज को लिविंग बीइंग समझते हैं।
हर चीज को लिविंग बीइंग्स समझते हैं। तो यहाँ पर जो आरू है वो क्या कर रही है, उसको लग रहा है कि रस्सी एक व्यक्ति है, एक जीव है, एक लिविंग बीइंग है जिसने जानबूझकर उसको आउट किया है। तो इस तरीके की थिंकिंग मतलब क्या हो गया, ये हो गया एनिमिस्टिक थिंकिंग। मतलब इनके हिसाब से जो लॉजिक है इस चीज का कि जानबूझकर रस्सी से आउट हुई, तो ये चीज क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ये किसी तरीके की कोई थिंक मतलब लॉजिक तो हुआ नहीं। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस स्टेज में, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर जीववाद का गुण पाया जाता है कि वो हर नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स समझ करके बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा इसमें आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक और आता है सिंबॉलिक प्ले। मतलब कि पेंसिल को रॉकेट बना करके खेलेंगे, झाड़ू कौन को लगेगा एरोप्लेन है। तो इस तरीके से सिंबॉलिक प्ले, नॉर्मल चीजें जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको एक दूसरे तरीके का सिंबल मान करके उससे खेलने का काम करते हैं। तो सिंबॉलिक प्ले भी आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। आपका जो राइट ऑप्शन है 6 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी। जो समीपस्थ सिद्धांत है शैशवावस्था का, वो क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपमेंट। जो भाषा का विकास है वो तेजी से होता है क्योंकि वो विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। या फिर फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसमें कहा गया है कि जो प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। जो ये वाला है ये भी ऑप्शन गलत हो, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स तो बहुत आगे जाकर के धीरे धीरे डेवलप होती हैं। आप कह सकते हो चाइल्डहुड वगैरह के स्टेज आती हैं, या फिर इन्फेंसी खत्म होने के साथ साथ जब चाइल्डहुड में बच्चे एंटर करते हैं तब जाकर के धीरे धीरे थोड़ा बहुत उनमें जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करती हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब कि जो बच्चे इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, उनमें जो प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल काम करता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत काम करता है, वो किस तरीके से करता है कि उनके अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। बाकी के ऑर्गन्स ज्यादा जल्दी रैपिडली इंक्रीज होते हैं, ग्रोथ होती है, जबकि हाथ और पैर उनका उतनी रैपिडली ग्रो नहीं करता है। 8 है या आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। मतलब कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर करते हैं, नई नॉलेज का निर्माण करते हैं। रीजन क्या दिया गया है, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मीनिंगफुली। मतलब कि पैटर्न्स वगैरह जो उनके प्रीवियस नॉलेज होती है उसके आधार पर वो अपनी रिसेंट चीजों से पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न ढूंढने के बाद लिंक बनाते हैं और लिंक बनाने के बाद उस इंफॉर्मेशन की वो प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसका वो सार्थक अर्थ निकालते हैं। मतलब कि एक मीनिंग के साथ उस चीज को फिर पता करते हैं और इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सेव करते हैं। तो ये चीज बिल्कुल सही है। पहली चीज क्या है कि बच्चे अपनी नॉलेज का जो निर्माण है, जो ज्ञान का निर्माण है, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर करते हैं। अब प्रीवियस नॉलेज के आधार पर किस तरीके से कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको लिंक करेंगे अपनी प्रीवियस नॉलेज से और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करेंगे। फिर उसका जब उनको सही अर्थ समझ में आएगा तब वो उस नॉलेज को अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे। तो जो रीजन है आपका वो भी सही है और असर्शन जो है वो भी सही है। मतलब A and R are true और R is the correct explanation of A. Childhood is experienced differently by children across cultures. मतलब कि बच्चों के द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सीधी सी बात है कि बच्चे के ऊपर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट इन्वायरमेंट में क्या आएगा, उनका कल्चर इन्वायरमेंट में आएगा। तो जैसा उनका कल्चर होगा वो उनके डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। जैसा उनको अनुभव रहेगा अपने कल्चर से, उस हिसाब से उनका डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। फिर रीजन इसके लिए क्या दिया है कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। बच्चों का जो विकास होता है वो सार्वभौमिक है। तो जो A और R है वो दोनों सही है कि बच्चों का जो विकास है हाँ वो यूनिवर्सल होता है। मतलब कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो चाहे अमेरिका में बच्चा बैठा हुआ हो, चाहे इंडिया में बैठा हुआ हो, चाहे रशिया में बैठा हुआ हो,
हर जगह पे जो बच्चे का डेवलपमेंट का तरीका है वो सेम तरीके से होगा। पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर चाइल्डहुड स्टेज आएगी, फिर उसके बाद उनकी मतलब एडोलसेंस स्टेज आएगी, फिर उनका एडल्टहुड आएगा। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे का डेवलपमेंट अलग हो रहा है। तो अलग किसकी वजह से हो रहा है? हेरिडिटी इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है। अब ये दोनों चीजें सेम बात तो नहीं हुई। यूनिवर्सल हो गया मतलब हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सेम तरीके से होता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कल्चर के हिसाब से बच्चे के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो उनका डेवलपमेंट भी थोड़ा सा अलग होगा। मतलब चीजों का जो उनकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, संज्ञानात्मक चीजों पर प्रक्रिया करने की तरीका है, वो हर बच्चे का अलग होगा। तो ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ना कि इसका रीजन बता रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट द आर इज नॉट द करेक्ट, सॉरी ये फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Next है, in Lawrence Kohlberg's moral development theory, children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed. लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। तो रीजन क्या दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। तो पहली चीजों में क्या, पहली जो असर्शन दी गई है उसमें क्या कहा गया है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है। तो इनके हिसाब से बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर उनको समझ में आता है कि जो रूल्स है वो हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं, इस वजह से वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जरूरत के आधार पर उन्हें बदलाव लाया जा सकता है। तो ये इन्होंने बताया है असर्शन में। रीजन क्या दिया गया है? क्योंकि मोरल डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस के साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते हैं तो क्रमिक रूप में बच्चे का नैतिक विकास होता रहता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है वो एकोमोडेट करती है अलग अलग भाषाओं के स्टाइल को और कोलैबोरेशन को प्रमोट करती है, सही बात है। जो समावेशी कक्षा है उसमें भाषा शैली में अंतर को समायोजित भी किया जाता है और सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है। इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलम एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। जो समावेशी शिक्षा है, क्लासरूम है, उसमें जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो फिक्स होता है और जो असेसमेंट या फिर मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का वो स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है। तो यही आपका जो है वो गलत हो जाएगा, पर बाकी इसको डाउट में रखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंक्लूसिव टीचिंग मींस टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड। ऐसी शिक्षा देना, शिक्षा का ऐसा तरीका अपनाना जिससे कि एक भी बच्चे को बहिष्कृत ना किया जाए, हर एक बच्चे को समझ में आए। तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है पेडागोजीज को एडॉप्ट करना जो कि हर एक बच्चे की जरूरतों को पूरा करे। तो ये भी बात सही है। अब पूछा गया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की प्रपोजेस दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। मतलब कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि ये चीज है जो कि बच्चों को स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को आप ट्रिक से याद करिए, जहां भी सेल्फ रेगुलेशन की बात आए, जहां भी सेल्फ रेगुलेशन की या फिर स्वनियमन की बात आए। स्वनियमन का मतलब क्या हो गया? खुद को दिशा देने की, खुद को दिशा निर्देश देने की, खुद को समझाने की, खुद को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जब बात आए तब वहां पे हमेशा बात होगी स्पीच की, वो भी इनर स्पीच। ठीक है, इनके हिसाब से, लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चे खुद को रेगुलेट करने के लिए, खुद को दिशा देने के लिए स्वनियमन का काम करते हैं। किसके द्वारा? इस इनर स्पीच के द्वारा, निजी वाक्य के द्वारा। As per Jean Piaget's theory of cognitive development, which of the following ability distinguishes concrete operational thinking from pre-operational thinking? मतलब कि जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग या फिर प्री ऑपरेशनल थिंकिंग में डिफरेंस आया।
हाइपोथेटिकल रीजनिंग के हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या बता रहा है, कॉन्क्रीट से बच्चा जब आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाता है, जो फोर्थ वाली स्टेज है उसमें जाता है, तब आपका हाइपोथेटिकल रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है। मतलब कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, अभी आपका बहुत सारा बचा हुआ है, 15 क्वेश्चन आज की क्लास में करवाऊंगी, उसके बाद बाकी के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कौन से क्वेश्चन पर थे, यहाँ पे, ठीक है। तो जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है वो ये बताती है कि बच्चा कॉन्क्रीट से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में गया। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो जो इस फर्स्ट स्टेज होती है उसको दिखाता है। जो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस है वो भी फर्स्ट स्टेज को दिखाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। जो डिसेंटरिंग है, विकेंद्रण है, ये दिखाता है कि बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज से शिफ्ट हुआ है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कैसे पता चला? क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो सेंट्रेशन बेस्ड होती है, जो कि बाद में चेंज होकर के, डेवलप होकर के डिसेंट्रेशन में बदलती है। डिसेंट्रेशन में, विकेंद्रण में बदलती है। कैसे? क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझता है। वो कोई भी चीज सोचता है तो अपने आप को सेंटर में रख करके सोचता है, सिर्फ अपनी पर्सपेक्टिव को नोटिस करता है। लेकिन जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है एक ही चीज को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। मतलब जब दूसरों की भी पर्सपेक्टिव को बच्चा समझने लगता है तब वो होता है डिसेंट्रेशन या फिर डिसेंटरिंग। और जब खुद को ही सेंटर में रख करके खुद के पर्सपेक्टिव को देखता है या फिर जानता है तब वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इस तरीके से जो डिसेंटरिंग है वो ये एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी एबिलिटी है जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है और प्री ऑपरेशनल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली। मतलब कि किस तरीके के ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि बच्चे का अगर मूल्यांकन करना हो, कि क्रिटिकली मूल्यांकन करना हो, तो वो क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि पूछा गया हो, फॉर एग्जाम्पल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, वही प्रश्न जो कि पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, तो वैलिडेशन मतलब हमको पॉजिटिव रिव्यू ही देना है। तो बच्चे का खुद का कोई उसमें प्रोसेसिंग नहीं पता चल रहा है कि बच्चे की थिंकिंग किस प्रकार की है, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर अ समरी ऑफ अ टेक्स्ट, अगर आपने कोई उनको पैराग्राफ दे दिया, अब आप उसकी समरी अगर मांग रहे हैं तो उसमें भी बच्चे को क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो बातें उसमें बताई गई हैं, उसी को तो वो समराइज करके बताएगा। तो इसमें भी बच्चे की क्रिटिकल असेसमेंट या फिर क्रिटिकल मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर अ सिंपल डेफिनेशन, जहां पे डेफिनेशन की बात आ रही है वो तो सीधी हो गया कि रटी रटाई बात है, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, ऐसे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं वो आपका क्वेश्चन इस टाइप का होगा जो कि बच्चे के असेसमेंट को हेल्प करेगा मूल्यांकन करने में, क्रिटिकली इवैल्यूएट करने में। 15th क्वेश्चन क्या है कि स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेजेस, मतलब कि जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है, स्कूल का करिकुलम है, वो इस तरीके से होना चाहिए जो कि बच्चे जिस भी एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, जिस भी कल्चर से आ रहे हैं, जो नॉलेज है वो बच्चों को प्रोवाइड हो, या फिर उससे रिलेटेड जो नीति है, वैल्यूज हैं, वो उनको प्रोवाइड हो। तो ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि जब उनके अनुसार जो उनकी कल्चरल नॉलेज है, उनकी कल्चरल वैल्यूज हैं, उसको अगर करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा तो बच्चे का सीखने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे कि वो चीजों को, जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है वो और बेटर होगी, क्योंकि वो जानबूझ करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, इंगेज करेगा सीखने में। तो ये तो बात सही है कि स्कूल का करिकुलम इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक बच्चे के कल्चरल नॉलेज और वैल्यूज से रिलेटेड हो, क्योंकि बच्चा फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखेगा, इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। रीजन क्या दिया गया है
कि ये सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को कि वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज को अपहोल्ड करता है, जिससे कि जो सीखना है, लर्निंग है, वो फैसिलिटेट होती है। बिल्कुल सही। अगर बच्चों को रीजनेबल स्पेस दिया जाएगा, जिस बैकग्राउंड से वो आए हुए हैं उनको प्रॉपर स्पेस दी जाएगी, या फिर उनके कल्चरल नॉलेजेस और वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो इससे बच्चे कनेक्टेड फील करेंगे। और जब कनेक्टेड फील करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ वो वहीं का हिस्सा है, तो उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज अपहोल्ड होने की वजह से उनके जो लर्निंग है, सीखना है, वो फैसिलिटेट होगी। तो ए भी सही है और आर भी सही है और रीजन भी सही है। तो ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आपका जो इसके आगे 16, 17 ये सारे क्वेश्चंस है, 15 तक हमारा हो गया है। बाकी के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को सीडीपी की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको सीडीपी की पूरी जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं वो आप प्रेफर करोगे या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रेफर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।